एलीट जनरल नॉलेज के विशेष सेगमेंट नो द कंपनी में आपका स्वागत है। नमस्कार। यहाँ हम उद्योग की कुछ आगे रहने वाली सबसे चर्चित कंपनियों पर गहरी नजर डालते हैं। जी। अगर आप और ऐसी कंपनियों के बारे में जानना चाहें तो वीडियो के अंत में हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। ये लिस्ट लगातार बढ़ रही है। हाँ, कई और कंपनियां आने वाली हैं। बिल्कुल, और हम भविष्य में और भी कई कंपनियों को कवर करेंगे, तो हमारे साथ बने रहें और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा एलीट जनरल नॉलेज के साथ सबसे आगे रहें और एक सूचित नागरिक बने। सही बात है। आज हमारे पास एक स्टार्टअप है जो सचमुच महत्वाकांक्षाओं को उड़ान देता है ना? बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने भारतीय स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस की। तो कहाँ से शुरू करें इस दिलचस्प कंपनी की कहानी? देखिए, शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक परिचय से। अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, ये चेन्नई में IIT मद्रास के कैंपस में स्थित है, NCCRD में, नेशनल सेंटर फॉर कंबशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा, NCCRD। जी, जो दहन और प्रपल्शन सिस्टम पर रिसर्च का एक जाना माना सेंटर है। और उनकी जो सबसे बड़ी हालिया उपलब्धि रही, जिसने दुनिया भर में नाम कमाया, हाँ, वो है दुनिया के पहले सिंगल पीस पूरी तरह से 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाले रॉकेट का सफल प्रक्षेपण। सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन। अरे वाह, ये तो सुनने में ही मतलब क्रांतिकारी लगता है। तो ये कंपनी असल में करती क्या है? देखिए, 2017 में स्थापित हुई थी और अग्निकुल का मुख्य फोकस है छोटे उपग्रहों के लिए रॉकेट बनाना। छोटे उपग्रह मतलब? हाँ, जिन्हें माइक्रो और नैनो सैटेलाइट्स कहते हैं, जिनका वजन करीब 300 किलोग्राम तक हो सकता है। तो ये उनके लिए स्मॉल लिफ्ट ऑर्बिटल क्लास रॉकेट डिजाइन करते हैं, बनाते हैं और लॉन्च करते हैं। अच्छा, मूल रूप से उनका काम है छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में उनकी तय कक्षा तक पहुंचाना। तो ये वो उपग्रहों के लिए उबर वाला मॉडल हुआ जिसकी काफी चर्चा होती है। मतलब जरूरत के हिसाब से जब चाहें छोटे सैटेलाइट्स के लिए एक तरह की टैक्सी बुक कर ली। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। उनका लक्ष्य यही है, लचीली, ग्राहक केंद्रित और ऑन डिमांड लॉन्च सेवाएं देना। और आज की जो तेजी से बढ़ती स्पेस इकोनॉमी है, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए, वैश्विक छोटा उपग्रह लॉन्च बाजार 2024 में ही करीब $3.5 बिलियन का है। $3.5 बिलियन? जी, और अनुमान है कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र 2033 तक $44 बिलियन तक पहुंच सकता है। अरे वाह! तो इस उभरते बाजार में अग्निकुल एक अहम खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहा है। और मई 2024 में उनका वो अग्निबाण सॉर्टेड का सफल प्रक्षेपण, वो इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था, है ना? निश्चित रूप से। वो सब ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट यानी सॉर्टेड एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये न सिर्फ भारत का पहला निजी लॉन्च पैड से प्रक्षेपण था, बल्कि इसने उनकी ऑर्बिटल मिशन के लिए जो जरूरी तकनीकें हैं, जैसे उनका 3D प्रिंटेड इंजन, एवियोनिक्स ग्राउंड सिस्टम, इन सबको सफलतापूर्वक परखा। अच्छा, तो चलिए अब जरा जड़ों तक चलते हैं। शुरुआत कैसे हुई इसकी? संस्थापक श्रीनाथ रविचंद्रन की कहानी तो मुझे काफी फिल्मी सी लगती है। वॉल स्ट्रीट की इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर अंतरिक्ष के जुनून के पीछे भागना। हाँ, कहानी वाकई प्रेरणादायक है। रविचंद्रन ने पहले इंजीनियरिंग की, फिर फाइनेंस में गए, वॉल स्ट्रीट में काम किया, लेकिन वो अंतरिक्ष का सपना उनके साथ हमेशा रहा। और उन्होंने बाजार में कमी देखी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही थी, उपग्रह छोटे और सस्ते होते जा रहे थे। हाँ। लेकिन उन्हें लॉन्च करने वाले रॉकेट अब भी बड़े थे, महंगे थे और मतलब कुछ ही लॉन्च उपलब्ध थे। छोटे सैटेलाइट्स को अक्सर बड़े सैटेलाइट्स के साथ राइड शेयर करना पड़ता था। अच्छा, जैसे कारपूल करते हैं? बिल्कुल। जिससे उन्हें अपनी मनचाही कक्षा या समय पर लॉन्च नहीं मिल पाता था। एक तरह की मजबूरी थी। तो इस गैप को भरने के लिए उन्होंने क्या किया? कौन थे उनके साथ? रविचंद्रन ने अपने दोस्त और एरोस्पेस इंजीनियर मोइन SPM उनके साथ मिलकर इस आइडिया पर काम शुरू किया। मोइन SPM? जी, उन्होंने दुनिया भर में एक्सपर्ट से संपर्क किया, खासकर लॉस एंजलिस में। और आखिरकार उनकी मुलाकात हुई IIT मद्रास के प्रोफेसर सत्यनारायणन चक्रवर्ती से। प्रोफेसर चक्रवर्ती? हाँ, जो कंबशन और रॉकेट प्रोपल्शन के विशेषज्ञ हैं। और प्रोफेसर चक्रवर्ती वो रॉकेट इंजन बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग जैसी नई तकनीक का उपयोग करने के विचार से तुरंत उत्साहित हो गए। 3D प्रिंटिंग से रॉकेट इंजन, उस समय तो ये बहुत ही नया आइडिया रहा होगा। बिल्कुल। उन्होंने बाद में कहा भी, ये विचार पागलपन भरा था, मैं बस इस अवसर पर कूद पड़ा। उनके साथ फिर चौथे सह संस्थापक जनार्दन राजू भी जुड़े, जो पहले IIT मद्रास में प्रोफेसर चक्रवर्ती के छात्र थे। तो IIT मद्रास का जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। बहुत ज्यादा।
आईआईटी मद्रास ने ना सिर्फ उन्हें शुरुआती जगह और संसाधन दिए, बल्कि एनसीआरएडी जैसी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी तक पहुंच भी दी। प्रोफेसर चक्रवर्ती का अनुभव और आईआईटी का जो अकादमिक माहौल है, उसने इस डीप टेक स्टार्टअप के लिए एक मजबूत नींव रखी। अब कंपनी का नाम भी देखिए, अग्निकुल। हाँ, अग्नि यानी आग, रॉकेट का प्रतीक, और गुरुकुल यानी सीखने की जगह। अच्छा, ये नाम उनके काम को दिखाता है। बिल्कुल, उनके निरंतर सीखने और इनोवेशन पर जोर देने का प्रतीक है ये नाम। कमाल है। तो शुरुआती फंडिंग और लक्ष्य क्या थे इनके? उन्होंने 3 करोड़ रुपए की सीड फंडिंग से शुरुआत की थी। स्पेशल ए इन्वेस्ट मुख्य निवेशक था और शुरुआती लक्ष्य था 2021 तक पहला रॉकेट लॉन्च करने का। काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य था ये। हाँ, 2017 में शुरू करके 2021 में लॉन्च। जी, और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए हैं। 2017-18 में आईआईटी मद्रास में शुरुआत हुई, छोटे थ्रस्टर्स का परीक्षण हुआ। 2020 एक अहम साल था। क्या हुआ 2020 में? तब उन्होंने इसरो के साथ एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया और आयनस्पेस, जो भारत में निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को रेगुलेट करने वाली नोडल एजेंसी है, हाँ, आयनस्पेस, उसके तहत इसरो के साथ समझौता करने वाली ये पहली कंपनी बनी। ये बहुत बड़ा कदम था। इससे उन्हें इसरो की विशेषज्ञता और सुविधाओं तक पहुंच मिली। और फिर वो तकनीकी ब्रेक थ्रू आया, इंजन वाला। हाँ, फरवरी 2021 में उन्होंने भारत के पहले पूरी तरह 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अग्निलेट? जी, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसने न केवल उनकी तकनीकी क्षमता साबित की, बल्कि निवेशकों का ध्यान भी खींचा। अच्छा। इसी के बाद उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने व्यक्तिगत क्षमता में निवेश किया। फिर मई 2021 में उन्हें मेफील्ड इंडिया के नेतृत्व में $11 मिलियन की सीरीज ए फंडिंग मिली। $11 मिलियन, ये तो काफी बड़ी रकम है किसी भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप के लिए उस समय। जी हाँ, उस समय की सबसे बड़ी फंडिंग में से एक थी। ये दिखाता है कि निवेशकों को उनके विजन और टेक्नोलॉजी पर कितना भरोसा था, भले ही पहला लॉन्च अभी दूर था। फंडिंग के बाद तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया होगा उन्होंने। बिल्कुल। सितंबर 2021 में उन्होंने अंतरिक्ष विभाग के साथ एक और समझौता किया, जिससे उन्हें आईएसआरओ की सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति मिल गई। फिर नवंबर 2022 में उन्होंने श्रीहरिकोटा में भारत के पहले निजी लॉन्च पैड धनुष और अपने मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। अपना खुद का लॉन्च पैड धनुष? हाँ, ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम था। उन्होंने आईएसआरओ से अपना पहला फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम भी खरीदा, जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। फिर अक्टूबर 2023 में उन्होंने $26.7 मिलियन की एक और बड़ी सीरीज बी फंडिंग जुटाई। ये उनके ऑर्बिटल लॉन्च की तैयारियों को गति देने के लिए बहुत जरूरी थी। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, मई 2024 का। 24 को अग्निबाण SORTD का सफल प्रक्षेपण हुआ। 4 बार टला था। जी हाँ, लेकिन ये प्रक्षेपण कई मायनों में ऐतिहासिक था। दुनिया की पहली उड़ान जिसमें सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल हुआ। पहली बार दुनिया में? हाँ, और भारत की पहली सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाली उड़ान, चाहे सरकारी हो या निजी, और भारत के किसी निजी लॉन्च पैड से पहली उड़ान। वाओ, मतलब कई पहले जुड़े हैं इस लॉन्च से। बिल्कुल। और इस सफलता के बाद अगस्त 2024 में उन्हें अपने सिंगल पीस रॉकेट इंजन डिजाइन के लिए अमेरिका का पेटेंट भी मिला। ये उनकी तकनीक की वैश्विक मान्यता है। यूएस पेटेंट मिलना तो बड़ी बात है। जी, और अभी हाल ही में सितंबर 2025 में सिडनी में अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस ISA में उन्होंने भविष्य के लिए अपनी और भी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल होने वाले, मतलब रीयूजेबल रॉकेट बनाने की। पूरी तरह रीयूजेबल? ये तो स्पेसएक्स जैसा हो गया। उसी दिशा में एक बड़ा लक्ष्य है उनका। ये तो कमाल की यात्रा रही है अब तक। अब उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो इस सब के पीछे हैं। संस्थापक टीम में कौन-कौन है और उनका नेतृत्व का तरीका क्या है? देखिए, मुख्य रूप से 3 संस्थापक हैं जिनकी हमने पहले बात की। श्रीनाथ रविचंद्रन, जो CEO हैं, वो इंजीनियरिंग और वॉल स्ट्रीट फाइनेंस दोनों का अनुभव लेकर आते हैं। मोइन SPN, जो COO हैं, वो ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में माहिर हैं। और प्रोफेसर सत्यनारायणन चक्रवर्ती, IIT मद्रास के प्रोफेसर और एकेडमिक मार्गदर्शक। उन्होंने कई डीप टेक स्टार्टअप्स की सह संस्थापना भी की है। श्रीनाथ रविचंद्रन का एक विचार मुझे बहुत दिलचस्प लगा था। कैसे अपूर्ण लोग मिलकर एक आदर्श उत्पाद बनाते हैं। ये उनकी नेतृत्व शैली के बारे में क्या बताता है? ये दिखाता है कि वो टीम वर्क और विविधता के महत्व को बखूबी समझते हैं। उनका मानना है कि अलग अलग पृष्ठभूमि और सोच वाले लोग
जब साथ आते हैं तो वो एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हुए कुछ असाधारण बना सकते हैं। मतलब परफेक्ट लोगों की जरूरत नहीं, परफेक्ट टीम बनाने की जरूरत है। बिल्कुल। रविचंद्रन ने खासतौर पर समस्या समाधान में महिलाओं के योगदान पर भी जोर दिया है। अच्छा। हाँ, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। कंपनी में कई प्रमुख भूमिकाओं में महिलाएं हैं, जैसे उमा महेश्वरी ने अग्निलेट इंजन टेस्टिंग मिशन का नेतृत्व किया। उमा महेश्वरी? जी। सरानिया पी वो सब ऑर्बिटल मिशन सार्टेड की व्हीकल डायरेक्टर थीं, और उमा महेश्वरी के वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये दिखाता है कि वे प्रतिभाओं को महत्व देते हैं। और नेतृत्व का एक और पहलू है दृढ़ता। लॉन्च में जो देरी हुई उस पर रविचंद्रन ने कहा था, प्रत्येक देरी मूल्यवान सबक लाती है। ये नजरिया दिखाता है कि वे असफलताओं या दिक्कतों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, हार नहीं मानते। बिल्कुल। चलिए अब उनके मुख्य उत्पाद पर आते हैं, अग्निबाण। ये रॉकेट कैसा है, क्या खास है इसमें? अग्निबाण उनका फ्लैगशिप लॉन्च व्हीकल है। ये करीब 18 मीटर ऊंचा है, मतलब लगभग 6 मंजिला इमारत जितना। 18 मीटर? हाँ, इसका व्यास 1.3 मीटर है और लॉन्च के समय इसका वजन करीब 14,000 किलोग्राम होता है। और ये कितना वजन ले जा सकता है? ये 30 से 300 किलोग्राम तक का पेलोड, मतलब सैटेलाइट, पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट या लियो तक ले जा सकता है, लगभग 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और ईंधन आपने सेमी क्रायोजेनिक कहा था, वो क्या होता है? हाँ, ये लिक्विड ऑक्सीजन, लॉक्स और एविएशन ग्रेड केरोसिन का इस्तेमाल करता है। केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल? नहीं, ये उससे काफी अलग हाई ग्रेड फ्यूल होता है। इसे सेमी क्रायोजेनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि लॉक्स बहुत ठंडे तापमान पर तरल रहता है, करीब -183 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि केरोसिन सामान्य तापमान पर। अच्छा। ये तकनीक एक अच्छा संतुलन देती है। ये साधारण ईंधन से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन पूरी तरह से क्रायोजेनिक ईंधन जैसे लिक्विड हाइड्रोजन जो -253 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, उसकी तुलना में इसे संभालना आसान और सुरक्षित है। समझ गया। और इसकी बनावट कैसी है, कितने स्टेज हैं इसमें? ये एक 2 स्टेज वाला रॉकेट है। पहला स्टेज जो रॉकेट को वायुमंडल से ऊपर उठाता है, उसमें 4 से 7 क्लस्टर्ड अग्निलेट इंजन लगे होते हैं। 4 से 7 मतलब ये बदल सकते हैं? हाँ, यही इसकी खासियत है। ग्राहक के पेलोड के वजन के हिसाब से इंजनों की संख्या बदली जा सकती है। ये कस्टमाइजेशन है। अच्छा। दूसरा स्टेज वो अंतरिक्ष के वैक्यूम में काम करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड एक सिंगल अग्निलेट इंजन का उपयोग करता है। और जरूरत पड़ने पर एक तीसरा छोटा स्टेज, जिसे बेबी स्टेज कहते हैं, वो भी जोड़ा जा सकता है। और अब आते हैं उस क्रांतिकारी हिस्से पर, अग्निलेट इंजन, सिंगल पीस 3D प्रिंटेड। ये कैसे काम करता है और इसके फायदे क्या हैं, बताइए जरा। ये सचमुच इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। अग्निलेट दुनिया का पहला सिंगल पीस पूरी तरह से 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, जिसे सफलतापूर्वक उड़ाया गया है। इसे इनकोनल नाम के एक खास सुपर अलॉय पाउडर से बनाया जाता है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी 3D प्रिंटिंग तकनीक से। इनकोनल? जी, ये एक ऐसा मेटल अलॉय है जो बहुत ज्यादा तापमान और दबाव झेल सकता है, जैसा रॉकेट इंजन के अंदर होता है। पूरी प्रक्रिया में करीब 72 घंटे लगते हैं और इंजन एक ही टुकड़े में बनकर तैयार हो जाता है। एक ही टुकड़े में? पर पारंपरिक इंजन तो बहुत सारे हिस्सों को जोड़कर बनते होंगे ना? बिल्कुल। पारंपरिक इंजनों में सैकड़ों, कभी-कभी हजारों अलग अलग हिस्से होते हैं। उन्हें वेल्डिंग या बोल्टिंग से जोड़ा जाता है। हर जोड़ वो एक संभावित कमजोरी का बिंदु होता है, और बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल और समय लेने वाली होती है। तो ये सिंगल पीस 3D प्रिंटिंग इन सब झंझटों को खत्म कर देती है? हाँ, काफी हद तक। तो इसके सीधे फायदे क्या हैं, गिनवाइए जरा। फायदे कई हैं। पहला तो है लागत। निर्माण प्रक्रिया सरल होने से लागत में भारी कमी आती है। कुछ अनुमान कहते हैं कि 10 गुना तक सस्ती हो सकती है। 10 गुना? दूसरा है गति। जहां पारंपरिक इंजन बनाने में महीनों लग सकते हैं, अग्निलेट कुछ ही दिनों में तैयार हो जाता है। 72 घंटे प्रिंटिंग, फिर थोड़ी पोस्ट प्रोसेसिंग, उत्पादन बहुत तेज हो जाता है। तीसरा है विश्वसनीयता। कोई जोड़ नहीं तो संरचनात्मक अखंडता बेहतर होती है, फेलियर का खतरा कम। सही बात है, जितने कम पुर्जे उतनी कम गड़बड़ी की गुंजाइश। बिल्कुल। और चौथा है वजन। डिजाइन को ऑप्टिमाइज करके वजन कम किया जा सकता है, जो रॉकेट के प्रदर्शन के लिए बहुत जरूरी है। जो लेटेस्ट वर्जन है वो करीब 1 मीटर लंबा है और पहले से काफी ज्यादा थ्रस्ट यानी धक्का पैदा कर सकता है। सिर्फ 72 घंटे में एक पूरा रॉकेट इंजन? अरे वाह, ये तो वाकई भविष्य की तकनीक लगती है। अच्छा, अगर आपको भी ये जानकारी रोमांचक लगी हो तो जरा 1 सेकंड रुकिए।
इस चर्चा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वे भी भारत की इस अद्भुत उड़ान से वाकिफ हो सकें। हाँ, जरूर शेयर कीजिए। अच्छा, तो इंजन तो कमाल का है, लेकिन उनका लॉन्च पैड धनुष वो भी कुछ अनोखा है। मोबाइल लॉन्च पैड। हाँ, धनुष भारत का पहला निजी मोबाइल लॉन्च सिस्टम है। ये श्रीहरिकोटा में स्थित है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसे सिद्धांत रूप में कहीं भी ले जाकर स्थापित किया जा सकता है। कहीं भी मतलब रेगिस्तान से या पहाड़ से भी? देखिए, सिद्धांत रूप में हाँ, हालांकि लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा देखनी होगी, पर यह फिक्स्ड लॉन्च पैड की तरह बंधा हुआ नहीं है। ये अग्निबाण रॉकेट के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है और इसमें कई सुरक्षा विशेषताएं हैं, जैसे ये विस्फोटक मुक्त है। विस्फोटक मुक्त? हाँ, मतलब जो इग्निशन सिस्टम वगैरह हैं, उनमें पारंपरिक विस्फोटकों का इस्तेमाल नहीं होता। ये मोबिलिटी उन्हें लॉन्च लोकेशन चुनने में ज्यादा लचीलापन देती है। तो उनके ग्राहक कौन है? कौन खरीदेगा ये लॉन्च सर्विस? और वे उन्हें क्या खास दे रहे हैं जो दूसरे नहीं दे पा रहे? उनके जो टारगेट कस्टमर हैं वो हैं विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, छोटी सैटेलाइट बनाने वाली कमर्शियल कंपनियां और सरकारी एजेंसियां। उनका जो यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है यानी यूवीपी, हाँ। वो कई चीजों पर आधारित है। एक तो कस्टमाइजेशन, जैसा बताया, पेलोड के हिसाब से इंजनों की संख्या बदल सकते हैं। हाँ, 4 से 7 इंजन। दूसरा, फ्लैट कॉस्ट कर्व। ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि 30 किलो से लेकर 300 किलो तक की रेंज में पेलोड लॉन्च करने की कीमत लगभग एक जैसी रहती है। एक जैसी? ये कैसे मुमकिन है? ये उनके डिजाइन और ऑपरेशनल मॉडल का हिस्सा है। पारंपरिक रॉकेटों में ऐसा नहीं होता। वहां छोटे पेलोड के लिए प्रति किलोग्राम लागत बहुत ज्यादा होती है, तो ये छोटे सैटेलाइट ऑपरेटर्स के लिए बहुत आकर्षक है। सही बात है। और तीसरा है लागत। हालांकि आधिकारिक कीमतें तो बाहर नहीं है, पर रिपोर्ट्स बताती हैं कि वे स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनियों के राइड शेयर मिशनों की तुलना में 20-25% सस्ते हो सकते हैं, खासकर जब किसी को अपना पूरा रॉकेट चाहिए हो, यानी डेडिकेटेड लॉन्च। अच्छा, अब अगर हम उनके बिजनेस मॉडल और वित्तीय स्थिति को देखें, पैसा कहां से आएगा? देखिए, राजस्व का मुख्य स्रोत तो लॉन्च सेवाओं से मिलने वाला शुल्क ही होगा। इसके अलावा वे कस्टम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कंसल्टिंग सेवाएं और रणनीतिक साझेदारी या अपनी टेक्नोलॉजी लाइसेंस करके भी कमा सकते हैं। और भविष्य में हो सकता है वे सैटेलाइट सर्विसिंग या अंतरिक्ष का कचरा हटाने जैसी सेवाओं में भी जाएं। और पैसों के मामले में अभी स्थिति कैसी? आपने बताया फंडिंग तो अच्छी मिली है, लेकिन क्या वे मुनाफे में है? देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2024 तक उनके राजस्व में काफी अच्छी वृद्धि हुई है, करीब 186%। FY4 में ये 9.32 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ठीक है। हालांकि FY23 में उन्हें 20.2 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था। पर यह समझना जरूरी है कि अग्निकुल जैसी डीप टेक स्टार्टअप जो अभी राजस्व कमाने की शुरुआती स्टेज में है, उसके लिए सामान्य बात है। हाँ, रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत खर्च होता होगा। बिल्कुल, रॉकेट विकसित करने में भारी निवेश लगता है और राजस्व तो नियमित लॉन्च शुरू होने के बाद ही ठीक से आना शुरू होगा। उनका जो मजबूत फंडिंग इतिहास है वो दिखाता है कि निवेशक उनके लंबे विजन पर भरोसा करते हैं। तो उनकी मुख्य रणनीति क्या है आगे बढ़ने की? उनकी रणनीति 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, वहनीयता, अफोर्डेबिलिटी, जो 3D प्रिंटिंग और भविष्य में रीयूजेबिलिटी से आएगी। दूसरा, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, जो मोबाइल लॉन्च पैड धनुष और कॉन्फ़िगरेबल रॉकेट अग्निबाण से मिलता है। और तीसरा, मापनीयता, स्केलेबिलिटी। उनका लक्ष्य है साल में 25 लॉन्च तक पहुंचने का, जिसके लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाना जरूरी होगा। उनकी फैक्ट्री वगैरह कहाँ है? और क्या वे सिर्फ भारत में ही काम कर रहे हैं? उनका हेडक्वार्टर तो चेन्नई में IIT मद्रास में है। उनकी रॉकेट फैक्ट्री आई, निजी लॉन्च पैड धनुष, मिशन कंट्रोल सेंटर, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये सब भी वहीं श्रीहरिकोटा और चेन्नई के आसपास केंद्रित हैं। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अलास्का एरोस्पेस कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता किया था पहले, हालांकि वो आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अमेरिका, यूरोप और भारत में अपनी तकनीक के लिए पेटेंट हासिल किए हैं। खासकर वो सिंगल पीस इंजन के लिए जो हालिया अमेरिकी पेटेंट मिला है, वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बहुत मजबूत करता है। हाँ, ये पेटेंट बहुत मायने रखता है। उनके इनोवेशंस की लिस्ट तो काफी लंबी है, पर कुछ खास बातें हैं। दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन उड़ान, भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन उड़ान, भारत का पहला निजी लॉन्च पैड, ईथरनेट आधारित एवियोनिक्स इस्तेमाल करने वाले पहले भारतीय लॉन्च व्हीकल्स में से एक, और मोबाइल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने कुछ और तकनीकी बातों का भी जिक्र किया था, जैसे इन हाउस ऑटो पायलट, विस्फोटक मुक्त डिजाइन और बैटरी चालित इलेक्ट्रिक पंप। ये क्या है?
हाँ, ये सब उनके डिजाइन को सरल, सुरक्षित और ज्यादा कुशल बनाने में मदद करते हैं। जैसे बैटरी से चलने वाले पंप इस्तेमाल करना फ्यूल पंपिंग सिस्टम को आसान बनाता है। और उनकी उत्पादन क्षमता, वे दावा करते हैं कि अभी वे हर हफ्ते 2 इंजन और हर महीने 1 रॉकेट बना सकते हैं। हर महीने 1 रॉकेट? जी, ये क्षमता उन्हें अपने साल में 25 लॉन्च के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। ठीक है। अब किसी भी कंपनी का विश्लेषण करते समय ये जरूरी है कि हम चुनौतियों और आलोचनाओं पर भी एक संतुलित नजर डालें। अग्निकुल के मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उनके लॉन्च में हुई देरी की हुई है। हाँ, ये बात सही है। मई 2024 के सफल प्रक्षेपण से पहले मिशन को 4 बार अलग अलग तकनीकी कारणों से रोकना पड़ा था। तो कंपनी ने इसे कैसे समझाया और क्या इसका असर निवेशकों या ग्राहकों के विश्वास पर पड़ा होगा? देखिए, कंपनी का यही कहना था कि ये देरियां तकनीकी जांच के दौरान सामने आई अप्रत्याशित समस्याओं की वजह से हुई और सुरक्षा सबसे ऊपर है। जैसा हमने पहले भी बात की, नेतृत्व ने इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बताया। जाहिर है, बार बार देरी होने से दबाव तो बनता है, लेकिन सफल प्रक्षेपण ने काफी हद तक उन चिंताओं को कम किया होगा और निवेशकों ने भी अपना भरोसा बनाए रखा, जैसा कि सीरीज बी फंडिंग से पता चलता है। और कोई आलोचना? कुछ ऑनलाइन कर्मचारी समीक्षाएं हैं, जैसे ग्लासडोर या रेडिट पर, जहां कार्य संस्कृति को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग वर्क लाइफ बैलेंस और मैनेजमेंट स्टाइल पर सवाल उठाते हैं, तो कुछ सीखने के अवसरों और मिशन के प्रति जुनून की तारीफ करते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये व्यक्तिगत अनुभव है और हम सिर्फ उपलब्ध जानकारी बता रहे हैं। ठीक है। और वित्तीय स्थिति, घाटे की बात हमने की थी, क्या वो एक बड़ी चिंता है? अब बढ़ता घाटा एक चिंता का विषय हो सकता है, खासकर जब तक वे नियमित कमर्शियल लॉन्च शुरू नहीं कर देते। उन्हें लगातार फंडिंग की जरूरत होगी, पर जैसा मैंने कहा, अब तक उनका फंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत रहा है। अच्छी बात यह है कि कोई बड़ा कानूनी विवाद या स्कैंडल नहीं है। बिल्कुल। और पर्यावरण के लिहाज से देखें तो सेमी क्रायोजेनिक ईंधन, केरोसिन, पारंपरिक हाइपरगोलिक ईंधन से कम जहरीला होता है और उनकी भविष्य की जो रीयूजेबिलिटी योजना है, वो सस्टेनेबिलिटी की दिशा में एक अच्छा कदम है। कॉर्पोरेट संस्कृति और मूल्यों की बात करें तो टीम कैसी है इनकी? कितने लोग हैं? उनकी टीम में 300 से ज्यादा कर्मचारी हैं और ये काफी विविध है। इसमें एरोस्पेस इंजीनियर तो हैं ही, साथ में पूर्व बैंकर, वकील और दूसरे प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं। हमने पहले ही उमा माहेश्वरी, सरानिया पी और उमा माहेश्वरी के जैसी महिला लीडर्स की महत्वपूर्ण भूमिकाओं की बात की है। कंपनी समान अवसर देने का दावा करती है। और काम करने का माहौल कैसा है? आईआईटी मद्रास में होने का फायदा मिलता होगा। हाँ, आईआईटी मद्रास परिसर में होने से एक अकादमिक और इनोवेशन का माहौल तो मिलता ही है। वो हाइब्रिड वर्क मॉडल भी अपनाते हैं और एक दिलचस्प बात यह है कि करीब 45 पूर्व आईएसआरओ वैज्ञानिक मेंटर के रूप में उनका मार्गदर्शन करते हैं। 45 पूर्व आईएसआरओ वैज्ञानिक, ये तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। जी हाँ, ये अनुभव बहुत कीमती है। उनके मूल मूल्य भी स्पष्ट हैं। मिशन संचालित होना मतलब सभी के लिए अंतरिक्ष सुलभ बनाना, दृढ़ता, असफलता से सीखना, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना और सहयोग, आईएसआरओ, आईआईटी मद्रास और दूसरे पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करना। और सामाजिक जिम्मेदारी, उसमें वो रीयूजेबिलिटी के जरिए सस्टेनेबिलिटी और भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान में योगदान देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, अब आते हैं मुकाबले पर। कंपटीशन कैसा है? भारत और दुनिया में अग्निकुल का सामना किससे है? भारत में देखें तो उनका सबसे सीधा प्रतियोगी है स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट, हाँ, उन्होंने पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया था। जी हाँ, नवंबर 2022 में विक्रम एस। हालांकि स्काईरूट के तकनीक अलग है, वो सॉलिड प्रोपेलेंट और पूरी तरह क्रायोजेनिक इंजन पर काम कर रहे हैं। अच्छा। पिक्सेल जैसी कंपनियां सीधे प्रतियोगी नहीं है, बल्कि वो ग्राहक हो सकती हैं जो अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए अग्निकुल जैसी कंपनियों पर निर्भर करेंगी। और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेसएक्स तो है ही, वो छोटे सैटेलाइट लॉन्च बाजार में भी एक बड़ा खिलाड़ी है अपने राइड शेयर मिशनों के जरिए। वो एक तरह से बेंचमार्क है। रॉकेट लैब भी छोटे डेडिकेटेड लॉन्च में एक स्थापित नाम है। इनके अलावा कई और स्टार्टअप्स भी दुनिया भर में उभर रहे हैं। और हाँ, घरेलू स्तर पर इसरो का अपना स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV भी एक तरह की प्रतिस्पर्धा है। तो इतने सारे खिलाड़ियों के बीच अग्निकुल खुद को अलग कैसे साबित करता है? उनके USP क्या हैं? उनके मुख्य डिफरेंशिएटर्स या USP वही हैं जिन पर हमने बात की। पहला, वो क्रांतिकारी 3D प्रिंटेड सिंगल पीस इंजन, लागत, गति, विश्वसनीयता। दूसरा, मोबाइल लॉन्च पैड धनुष, लचीलापन। तीसरा, अनुकूलन योग्य रॉकेट विन्यास, ग्राहक की जरूरत के अनुसार। चौथा, वो फ्लैट कॉस्ट कर्व, छोटे सैटेलाइट ग्राहकों के लिए बहुत आकर्षक। पांचवा, सेमी क्रायोजेनिक तकनीक, प्रदर्शन और हैंडलिंग का संतुलन। और छठा, भविष्य के लिए उनकी रीयूजेबिलिटी की प्रतिबद्धता।
तो बाजार में उनकी स्थिति क्या है अभी? देखिए, वे भारत के उभरते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में तो स्थापित हो ही चुके हैं। दूसरा, निजी लॉन्च करने वाला और पहला निजी लॉन्च पैड से लॉन्च करने वाला। सही। और वैश्विक मंच पर भी अपनी अनूठी तकनीक के साथ वे एक गंभीर दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं। जैसा कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन के महानिदेशक ने कहा भी है, छोटे लॉन्च वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है और अग्निकुल इसी जरूरत को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है। भविष्य के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं? आगे क्या है अग्निकुल के लिए? उनका फौरी और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है अगले फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत तक अपना पहला ऑर्बिटल मिशन सफलतापूर्वक पूरा करना। ऑर्बिटल मिशन? SORTID तो सब ऑर्बिटल था। जी हाँ, ऑर्बिटल मिशन कहीं ज्यादा जटिल होता है और वही उनकी व्यावसायिक क्षमता को सही मायने में साबित करेगा। जब कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होंगे तो उनका लक्ष्य साल में 25 लॉन्च तक पहुंचना है। इसके लिए उत्पादन क्षमता और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। और वो महत्वाकांक्षी रीयूजेबल रॉकेट योजना? हाँ, वो उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का एक बड़ा हिस्सा है। AIC 2025 में जो घोषणा हुई है, अगर वो सफल होता है तो लॉन्च लागत को और भी कम किया जा सकता है, जैसे SpaceX ने Falcon 9 के साथ किया है। उनके पेटेंट भी इसी दिशा में उनके काम को सपोर्ट करते हैं। लेकिन चुनौतियां भी होंगी रास्ते में। बेशक, ऑर्बिटल मिशन की तकनीकी जटिलता को पार करना, नियमित लॉन्च के जरिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करना, बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना, उत्पादन को सफलतापूर्वक बढ़ाना और जो रेगुलेटरी माहौल बदल रहा है उसमें काम करना, ये सब महत्वपूर्ण चुनौतियां होंगी। लेकिन अवसर भी उतने ही बड़े हैं। छोटे उपग्रह बाजार का लगातार विस्तार हो रहा है। भारत सरकार निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को बहुत समर्थन दे रही है। वो $44 बिलियन का लक्ष्य है और ग्लोबल मार्केट में विस्तार की भी बहुत संभावना है। श्रीनाथ रविचंद्रन का विजन तो साफ है। वो चाहते हैं कि अग्निकुल भारत की अपनी SpaceX या ब्लू ओरिजिन बने। स्पेस तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना। बिल्कुल। ये सब सुनने के बाद अग्निकुल की कहानी वाकई प्रेरणादायक है। उन्होंने एक महत्वाकांक्षी विचार को हकीकत में बदला है, खासकर मई 2024 के उस प्रक्षेपण के साथ। बिल्कुल। और इस पूरी यात्रा से कई सबक मिलते हैं। असफलता से ना हारने वाली दृढ़ता का महत्व, अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की टीमों की शक्ति, सरकार और निजी उद्योग के बीच सहयोग की अहमियत, जिसमें ISRO और INSpace की भूमिका महत्वपूर्ण रही, नई तकनीक जैसे 3D प्रिंटिंग का लाभ उठाने की क्षमता और एक मजबूत मिशन संचालित संस्कृति का निर्माण। और भारतीय इनोवेशन के लिए इसके क्या मायने हैं? ये कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि भारत में जटिल हार्डवेयर बनाने की क्षमता है। ये धैर्यवान पूंजी यानी पेशेंट कैपिटल की मौजूदगी को दर्शाता है। ऐसे निवेशक जो लंबे जोखिम भरे डीप टेक वेंचर्स में निवेश करने को तैयार हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये अकादमिक संस्थानों जैसे IIT मद्रास और इंडस्ट्री के बीच एक सफल पुल का उदाहरण है। और जैसा हमने देखा, ये स्टेम फील्ड्स में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करता है। तो आगे की राह अवसरों और जोखिमों दोनों से भरी है। अग्निकुल ने निश्चित रूप से भारत के अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम तो दर्ज करा लिया है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वे एक सक्षम रॉकेट बना सकते हैं। बिल्कुल। अब असली सवाल ये है कि क्या वे इसे एक स्थायी बिजनेस में बदल सकते हैं? मतलब जो प्रतिस्पर्धी कीमतों पर जरूरत के हिसाब से ऑन डिमांड लॉन्च सेवाएं दे सके। और क्या उनकी वो रीयूजेबिलिटी की महत्वाकांक्षा, क्या वो वाकई छोटे उपग्रह प्रक्षेपण के अर्थशास्त्र को उसी तरह बदल देगी जैसे SpaceX ने बड़े लॉन्च के लिए किया है? ये यात्रा न केवल अग्निकुल के लिए बल्कि भारत की पूरी निजी अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के भविष्य के लिए देखने लायक होगी। यकीनन। अग्निकुल कॉस्मॉस पर इस विस्तृत चर्चा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी और रोचक लगी होगी। एलीट जनरल नॉलेज के नो द कंपनी सेगमेंट में ऐसे ही और अग्रणी कंपनियों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जानकारी से अपडेट रहें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना करें। बिल्कुल, हमारी अन्य कंपनियों पे बनी प्लेलिस्ट को भी जरूर देखें। धन्यवाद। धन्यवाद।